वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग सबको। तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 8वां, यानी कि लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री पार्ट का, जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो 8वां चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें, और वो भी ये 8वां चैप्टर है, केमिस्ट्री पार्ट का लास्ट चैप्टर है, उसको पढ़ सकें। ठीक है, और शेयर कर दो ताकि और लोग भी देख सकें, उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो भी तैयारी कर पाएंगे यदि आप लोग उनकी मदद करना चाहेंगे तो। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। फिर अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है, कार्बन एवं इसके यौगिक। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से बनने वाले यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के 1 से 30 तक के एलिमेंट के बारे में जो आवर्त सारणी में दे रखे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद करने हैं, और कितने भी आप याद कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 30 तो याद होने चाहिए। आपको एलिमेंट यानी कि तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, और यदि आपसे परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो आपको उसके तत्व का नाम याद होना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8वां है कार्बन एवं इसके यौगिक। इंग्लिश में बोले तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, यौगिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। तो हम पढ़ने वाले हैं अब रोजाना की तरह तत्व 1 से 30 तक जो आवर्त सारणी में दे रखे हैं। आप मेरे साथ रिवाइज करोगे, ठीक है, और अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलोगे। मेरे साथ बोलिए। परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का, 4 परमाणु क्रमांक बेरिलियम का होता है, 5 होता है बोरोन का, 6 होता है कार्बन का, 7 परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन का, 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का, 10 परमाणु क्रमांक नियोन का, 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का, 12 होता है मैग्नीशियम का, 13 होता है एल्यूमिनियम का, 14 होता है सिलिकॉन का, 15 होता है फास्फोरस का, 16 होता है सल्फर का, और 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का, 19 परमाणु क्रमांक होता है पोटेशियम का, 20 परमाणु क्रमांक होता है कैल्शियम का, 21 परमाणु क्रमांक होता है स्कैंडियम का, 22 होता है टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम का, 24 होता है क्रोमियम का, 25 होता है मैंगनीज का, 26 परमाणु क्रमांक होता है आयरन का, 27 होता है कोबाल्ट का, 28 होता है निकेल का, और 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का, और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का। ठीक है, मेरे साथ रिवाइज कीजिए एक बार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। उसके बाद आता है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये आपको इस तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, याद रखने की टिक आपको बताई थी मैंने, है ही लाइबेपनॉफ। नियोन को अलग करके सोडियम का बाद में आता है नामागल, सिप्सकल। इसके बाद आर्गन को अलग किया जाता है, और उसके बाद पोटेशियम के बाद हम याद रखते हैं काकास्टेव। ठीक है, उसके बाद क्रिमन, उसके बाद फेकोनी और कजन। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। मैंने आपको ये प्रायोरिटी दी है कि आपको ये डायरेक्टली ही याद होने चाहिए। टिक तो एक तरह से इनको लिखने का एक तरीका है। ठीक है, आप इनसे भी याद रख सकते हो, लेकिन आप उनको डायरेक्टली ही याद रखोगे तो अभी आपके 10th क्लास में बहुत बेनिफिशियल होंगे, बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। और आने वाली क्लास में जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आपको बिल्कुल भी कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये ऐसे याद हो जाएंगे जैसे आप नंबर्स याद करते हो, गिनती पहाड़े जैसे आपको याद हैं, उसी प्रकार से ये भी आपको डायरेक्टली ही याद हो जाएंगे यदि आप इनको बार बार रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, तो ये पढ़ लिए हमने एलिमेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री पार्ट का। तो इसमें कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कोई भी परमाणु होता है, मैंने आपको बताया था कि परमाणु होता है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है, ठीक है। यानी कि कोई परमाणु होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, वह अपने स्थायित्व के लिए किसी न किसी तत्व के साथ क्या करेगा, संयोग करेगा और एक अणु का निर्माण करेगा, ठीक है। इसी प्रकार एक तत्व कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। कौन सा तत्व है, कार्बन है। तो कार्बन के परमाणु होते हैं वो भी अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसी न किसी तत्व के साथ, किसी न किसी तत्व के परमाणु के साथ क्या करते हैं, संयोग करते हैं और अणु बनाते हैं, ठीक है। और ये अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उनको कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिकों का जो प्रमुख कंटेंट होता है, प्रमुख जो घटक होता है वो कार्बन ही होता है। कौन होता है, वो कार्बन ही होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की। तो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं। आप ये देख लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे खाने से रिलेटेड लगा लीजिए, पेड़ पौधों को लगा लीजिए, पेट्रोल लगा लीजिए, टेबल कुर्सी, हम जो भी कुछ देखते हैं जिसका उपयोग हम करते हैं, उनमें सब में क्या पाया जाता है, मोस्टली उनमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो सन 1815 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिकों ने कार्बनिक यौगिकों के ऊपर एक क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि जो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, कौन से यौगिक, बर्जीलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिक होते हैं यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये प्राप्त होते हैं जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, तो जीवधारी को इंग्लिश में कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि बर्जीलियस ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों की जो प्राप्ति होती है वो केवल जीवधारियों से होती है। इन्होंने क्या बोला था, केवल कि कार्बनिक यौगिकों को हम केवल जीवधारियों से ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जीवित प्राणियों से ही इसको हम प्राप्त किया जा सकता है। इनको कार्बनिक यौगिकों को हम किसी भी लैब में संश्लेषित नहीं कर सकते। संश्लेषित यानी कि संश्लेषित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है कि हम कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकते, ये केवल जीवधारियों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस सिद्धांत का जो नाम था, ये जो बर्जीलियस ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहा जाता है, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है कि जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि इसका प्रतिपादन बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। लेकिन बर्जीलियस के बाद सन 1828, कब, सन 1828 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था बोहलर, ठीक है। क्या नाम था उनका, बोहलर नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो इन बोहलर नाम के वैज्ञानिकों ने इस बर्जीलियस के सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत का क्या किया था, खंडन किया था। इसका खंडन किया था, यानी कि इसको फेल कर दिया था। क्यों फेल कर दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बोहलर ने अकार्बनिक यौगिकों से लैब में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। कार्बनिक यौगिक का
निर्माण किया था। ठीक है, जब वोहलर नाम के वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर दिया था, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जो बर्ज़िलियस द्वारा दिया गया जैव शक्ति सिद्धांत होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि बर्ज़िलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवधारियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, इनको ना तो लैब में बनाया जा सकता है, यानी कि इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता। जबकि सन 1828 में वोहलर नाम के वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिकों से लैब में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। और ये मैंने आपको कई बार बता दिया है जब हमने सेकंड चैप्टर कई बार पढ़ा है। ठीक है, सेकंड चैप्टर से मैंने कई बार आपको क्वेश्चन दिए कि इसने किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था, तो इसने यूरिया बनाया था, यूरिया का निर्माण किया था। तो मैंने आपको यूरिया के बारे में कई बार बता दिया है कि यूरिया ही एक ऐसा यौगिक था जो सबसे पहले बनाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक था, यानी कि यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में यानी कि लैब में बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। ठीक है, अब यदि आपको वो मैंने आपको यूरिया के बारे में ये वाला पॉइंट बताया था आपको याद होगा, तो अभी आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले से ही याद किया हुआ है या फिर पहले से ही मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है, तो आपने कहीं ना कहीं तो ये बात सुनी ही होगी। ठीक है, यानी कि यूरिया को वोहलर के द्वारा सन 1828 में अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त किया था, और यूरिया ही एक ऐसा कार्बनिक यौगिक था जिसको सबसे पहले लैब में बनाया गया था। अब जो वोहलर थे इन्होंने यूरिया का निर्माण कैसे किया था, कौन कौन से अकार्बनिक यौगिकों से यूरिया का निर्माण किया था, तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब अकार्बनिक यौगिक से किसका निर्माण करना है, हम लोग कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो वोहलर ने क्या किया था, अमोनियम सल्फेट और इसके साथ साथ पोटेशियम साइनेट, इन दोनों को क्या किया, गर्म किया। इन दोनों को गर्म करने के बाद यूरिया का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट क्या थे, ये अकार्बनिक यौगिक थे। कौन से यौगिक थे, ये अकार्बनिक यौगिक थे। अकार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि इनमें कार्बन कहीं पर भी उपस्थित नहीं था, तो कार्बन ना उपस्थित होने के कारण भी इन्होंने फिर भी यूरिया का निर्माण किया, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस और SO4। ठीक है, पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेशियम को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, साइनेट का मतलब होता है CNO, क्या होता है, CNO, ये होता है पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला। ठीक है, जब इसको गर्म किया, ये हटा देता हूं यहां से, जब इसको गर्म किया तो निर्माण किसका होगा, आप देख लीजिए, पोटेशियम और यहाँ पर ये सल्फेट, ये SO4-2 हो गया, ये के प्लस में हो गया, और ये हो गया CNO, तो यहाँ पर बन जाएगा अमोनियम साइनेट। किसका निर्माण होगा, NH4CNO, किसका निर्माण हो गया, NH4CNO, यानी कि अमोनियम साइनेट का निर्माण हो जाता है। और अमोनियम साइनेट को जब आगे गर्म किया जाता है तो निर्माण होता है NH2CONH2 का। किसका निर्माण होता है, NH2CONH2 का निर्माण होता है। और ये NH2CONH2 ये फार्मूला होता है यूरिया का, ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। किसका फार्मूला होता है, यह यूरिया का फार्मूला होता है। तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी है कि यूरिया का निर्माण कैसे हुआ, कि जब अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया जाता है तो बनता है अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट को वापस गर्म करने पर निर्माण होता है यूरिया का। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट अकार्बनिक यौगिकों को जब गर्म किया जाता है तो यूरिया नाम का एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है, क्रिया संतुलित है, आपको देख सकते हो, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, इसमें बन जाएगा K2SO4, क्योंकि ये बच गया ना यहाँ पर,
K+ हो गया, SO4 -2 हो गया, तो यहाँ से बच गया K2SO4। तो आप देख लीजिए क्या ये संतुलित है। यहाँ पर पोटेशियम कितना है 2, यहाँ पर पोटेशियम कितना है 1, तो पोटेशियम 2 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर CNO कितने हो गए 2, तो यहाँ पर CNO कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर NH4 2 है, यहाँ पर NH4 कितने हैं 2 ही है, तो यह अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। तो यह आपको याद रखना है कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया जाता है तो यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो यूरिया ऐसा कार्बनिक यौगिक था जिसको सबसे पहले किसमें बनाया गया था, लैब में बनाया गया था, यानी कि लैब में सिंथेसिस किया गया था। ओके, अब हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में, और कार्बनिक यौगिकों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। ठीक है, तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम कार्बनिक यौगिकों की स्टडी कर रहे हैं। उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में और कार्बन की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये मैं रफ कर देता हूं। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बन परमाणु की विशेषताएं। कार्बन परमाणु की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कार्बन परमाणु, इसका प्रतीक जिसे लिखा जाता है C से लिखा जाता है। ठीक है, यह आपको पता होगा। इसके परमाणु क्रमांक के बारे में भी आपको पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, इसके बाद आपको इसके परमाणु भार के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। ओके, और बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इसको कक्षों में इलेक्ट्रॉनों को भरना। ठीक है, तो 1s2, 2s2 और 2p6। ठीक है, अब मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कितने क्रमांक होते हैं, 6 परमाणु क्रमांक होते हैं, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही समान संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कक्षकों में भरे जाते हैं। किन में भरे जाते हैं, कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहला जो S कक्षक होता है, S कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन P कक्षक में अधिकतर आ सकते हैं। उसी प्रकार जो D कक्षक होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। F होता है, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14 आ सकते हैं। ठीक है, और यदि इनमें फुल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जितने इनमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये कैसे रहता है, स्थायी। तो स्थायी 2 तरीका से हो सकता है। जब कोई भी कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह से भरे जाएं, यानी कि फुल जितने आ सकते हैं उतने ही भरे जाएं पूरे के पूरे, या फिर आधे भरे जाएं। आधे होंगे तब भी वो कैसा होगा, स्थायी होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया था इसका, 1s2, 2s2, ये 2p2 होगा, 2p2 होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, यानी कि 2 और 2 4 और 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि जो लास्ट में जो कक्षकों की जो संख्या दे रखी होती है, वो जो कोष होते हैं वो कहलाते हैं बाह्यतम कोष। यानी कि यहाँ पर 2s2 और 2p2 दे रखा है तो ये हो गया बाह्यतम कोष। तो इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 4। कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। और बाह्यतम कोष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो परमाणु, वो अणु कैसा होगा, वो स्थायी होगा। क्या होगा, स्थायी होगा। तो यदि इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो ये अष्टक नियम पूरा कर लेता है और ये स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, 1s2, 2s2 और 2p2। इसकी संयोजकता के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कि कार्बन 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसका मतलब होता है कि कार्बन होता है वो अपने साथ 4 बंध बना सकता है। कैसे बंध बना सकता है, अपने साथ 4 बंध बना सकता है, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये 4
अणुओं को, 4 परमाणुओं को अपने साथ जोड़ सकता है और अपनी संयोजकता की पूर्ति कर सकता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है और यह 4 संयोजकता की पूर्ति अपने साथ किसी न किसी कार्बन के साथ संयोग करने वाले परमाणु को अपने साथ संयोग करवाकर, अपने साथ जोड़कर उससे सह संयोजक बंध बना के ये उनकी पूर्ति कर लेता है। ठीक है, अब कार्बन अपनी 4 संयोजकता कैसे पूरी कर सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन यदि एक संयोजी तत्व के साथ संयोग करता है, कितने, एक संयोजी परमाणु के साथ संयोग करके भी ये पूरी कर सकता है। एक संयोजी का मतलब होता है कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। तो देख लीजिए हाइड्रोजन को, देख लीजिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1 होती है। तो ये किस प्रकार से बनाएगा, आप इसको देख लीजिए, इसकी 4 संयोजकता होनी चाहिए, यानी कि ये 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए यदि ये एक संयोजी यानी कि एक संयोजकता रखता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ सह संयोजक बंध बना लिए। कैसे बंध बना लिए, सह संयोजक बंध बना लिए। अब कैसे बनते हैं ये सह संयोजक बंध, मैंने आपको बताया था कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रख दिया अपना, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन ने भी यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया और ये रख दिया। अब ये क्या करता है, यदि कार्बन को स्थायित्व होने के लिए 4 बाह्यतम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन, इसको 4 और मिल जाते हैं तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्थायी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। यदि कार्बन ये 2 और 2 4, 2 6, 2 8 इन 8 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लेता है तो ये कैसा हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। ये स्थायी हो जाएगा यानी कि अष्टक को पूरा कर लेगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन के पास भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यदि इसे भी एक एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये 2 हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो 1s1 होता है। यदि वो 1s2 यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है तो वो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाएगा। और हीलियम कैसा होता है, स्थायी होता है, क्योंकि हीलियम का एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस। नोबल गैस सभी भी स्थायित्व रखती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ये आपस में क्या करेंगे, सह संयोजक बंध बना लेंगे। इसका मतलब ऐसे बंध जिन पर दोनों तत्व के परमाणुओं का बराबर बराबर हिस्सा होता है, यानी कि हाइड्रोजन के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यही दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हो गए। इसी प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मिलकर बने होते हैं, इसी कारण इनको सह संयोजक बंध कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, इसने हीलियम का नाभिक का स्थायित्व ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार देख लीजिए कार्बन के बाह्यतम कोश में 2 और 2 4, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो यानी कि इसका जो अष्टक नियम है वो भी पूरा हो गया, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो जाता है और ये स्थायी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सह संयोजक बंधों का निर्माण करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है वो एकल संयोजी तत्व होता है, एकल संयोजी परमाणु होता है, तो वो कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। आपको एक बात तो याद रखनी है, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य में यदि सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल बंध होता है, उसको कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है सिग्मा बंध कहा जाता है। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य यदि 2 बंध दे रखा तो उसको कहा जाता है पाई बंध कहा जाता है। इसी प्रकार कार्बन और कार्बन के मध्य यदि त्रिबंध दे रखा तो उसको भी कहा जाता है क्या, पाई बंध कहा जाता है, पाई बॉन्ड उनको कहा जाता है, इनकी पाई बंध उनको कहा जाएगा। ठीक है, आपको ये वाली बात याद रखनी है। और एकल संयोजी और कौन सा तत्व हो गया, एक होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ भी ये इसी प्रकार से Cl और Cl। आपको मैंने क्या बात बताया था कि इसकी चारों संयोजकता पूरी होनी चाहिए, यानी कि कार्बन होता है एक संयोजकता, दूसरी संयोजकता, तीसरी संयोजकता और चौथी संयोजकता, ये पूरी इन्होंने कर ली है। यानी कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो उसने 4 बंध बना लिए। क्लोरीन की 1 संयोजकता होती है तो हर एक क्लोरीन ने केवल एक ही बंध बना रखा है, तो सबकी संयोजकता की पूर्ति होनी चाहिए। तो जब ये बन जाता है CH4 तो इसको कहा जाता है मैथेन। क्या कहा जाता है, इसको मैथेन कहा जाता है। ये होता है कार्बन और कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है तो 4 को कहा जाता है टेट्रा, और ये क्लोरीन है तो इसको कहा जाएगा क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है इस फॉर्मूला का, इसको कहा जाता है CCl4। क्या कहा जाता है, CCl4। एक कार्बन 4 क्लोरीन, इसको कहा जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये संयोजकता की पूर्ति इस तरह से कर सकता है कि एकल संयोजी परमाणु के साथ ये संयोजकता की पूर्ति कर सकता है। और कैसे कर सकता है,
और हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी चारों बॉन्ड होने चाहिए वो पूरे होने चाहिए, 4 बंध बने चाहिए कार्बन के साथ, ठीक है। यदि कोई द्विसंयोजी परमाणु आ जाए तो कितने होने चाहिए द्विसंयोजी, आप देख लीजिए, ये कार्बन हो गया, कार्बन के साथ द्विसंयोजी का मतलब क्या होता है कि जिसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई, यानी कि एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई, तो ऑक्सीजन के 2 बंध बने चाहिए, ऑक्सीजन के साथ 2 बंध बने हुए, कार्बन के साथ 2 बंध तो बन गए, लेकिन कार्बन के साथ अभी 2 बंध और बनने चाहिए, क्योंकि इसके साथ 4 बंध बनते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। तो 2 बंध हमने ये बना दिए ऑक्सीजन के साथ, फिर से बना दिए, ये बन गया CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O इस तरह से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये होती है, यानी कार्बन के 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए, 2 इसके साथ 2 इसके साथ 4 हो गई। ऑक्सीजन की 2 संयोजकता पूरी होनी चाहिए, इस ऑक्सीजन की इस कार्बन के साथ 2 संयोजकता, इस ऑक्सीजन की इस कार्बन के साथ 2 संयोजकता, इस तरह की सबकी संयोजकता की पूर्ति होनी चाहिए बंध निर्माण के समय। तो ये होता है कि कार्बन होता है वो 2 द्विसंयोजी परमाणु के साथ भी संयोग करके अपनी संयोजकता की पूर्ति कर सकता है, यानी कि CO2 के साथ संयोग करके अपनी संयोजकता की पूर्ति कर ली। और देखिए ये और कैसे पूर्ति कर सकता है, ये एकल संयोजी एकल संयोजी एवं एक द्विसंयोजी परमाणु के साथ संयोग करे। एकल संयोजी कौन हो गया, एकल संयोजी हो गया H, मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, और एक हम द्विसंयोजी ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लिया, अभी भी आपको बताया था, ठीक है। तो किस प्रकार से ये संयोग करता है, तो एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है CHO, क्या होता है, इसका फॉर्मूला CHO होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कार्बन अपनी कैसे संयोजकता की पूर्ति करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया कार्बन, ये कार्बन के साथ लग गया हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ लग गया ऑक्सीजन, तो आपको कार्बन की चारों संयोजकता की पूर्ति करनी है। अभी कार्बन ने केवल 2 ही बंध बनाए हैं, कितने बंध बनाए हैं, 2 बंध बनाए, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन केवल 1 बंध बनाता है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता की पूर्ति हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होता है, तो ये 2 बंध बनाता है, तो यहाँ पर केवल 1 ही बंध है, तो 1 बंध और बन गया, कितने बंध बन गए, 1 बंध और बन गया। अभी आप देख लीजिए क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन की संयोजकता की पूर्ति हो गई, इसके 2 बंध बन गए, लेकिन कार्बन के 1 और 2 और 3 ही बंध बने, कितने बंध बने, 3 ही बंध बने। तो इस तरह से 1 बंध हो जाए वो खुला हो जाता है, इसी कारण इसको लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड CHO, इसको कहा जाता है फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमने क्या देख लिया, एकल संयोजी तत्व के साथ देख लिया, इसके साथ 2 संयोजी के साथ देख लिया, एक एकल संयोजी के साथ देख लिया और एक द्विसंयोजी के साथ देख लिया। तो आपको यह पता चल चुका हुआ कि कार्बन है वो किस तरह से अपनी संयोजकता की पूर्ति कर लेता है, ठीक है। और देखते हैं इसकी विशेषताएं। कार्बन की जो ज्यामिति होती है, इसकी ज्यामिति यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय, यह चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाता है। चतुष्फलकीय का मतलब होता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन को कहा जाता है। चतुष्फलकीय आकृति में ये कार्बन होता है वो पाया जाता है, अपनी ज्यामिति बनाता है। कैसे बनाता है, ठीक है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन की 4 संयोजकता की पूर्ति होनी चाहिए। तो कार्बन हो गया, ठीक है, एक इसकी एक ये संयोजकता हो गई, एक इसकी ये संयोजकता हो गई, एक इसकी पूर्ति हो गई और एक इसकी पूर्ति हो गई। ये देख लीजिए। कार्बन के साथ हम सबसे पहले मेथेन का देख लेते हैं। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि कार्बन होता है वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होना चाहिए। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हो गया, एक हो गया, आपने देख लिया। तो इसमें होता क्या है कि जो मेथेन में यानी कि कार्बन होता है वो अपनी ज्यामिति का निर्माण करता है। तो वो चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करता है जिसके मध्य भाग में, जिसके केंद्र में खुद कार्बन स्थित होता है, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन जिसके साथ बंध बनाता है, तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बना हुआ जो बंध होता है उसका जो कोण का मान होता है, उस एंगल का मान होता है वो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। कितना?
109 डिग्री और 28 मिनट का यह कोण बनाता है, तो इसके बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करता है। तो आप चतुष्फलकीय ज्यामिति में देख सकते हो कितने त्रिभुज बनने चाहिए, यहाँ पर 4 त्रिभुज बनते हैं। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये पीछे वाला यहाँ पर बन जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, बीच में तो हो गया कार्बन और कार्बन बीच में हो गया, और आप देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर ये 4 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, यदि इस वाले त्रिभुज को यदि आधार माना जाए तो 3, तो इसके अलावा 3, एक तो सामने से ये बन गया, ठीक है, एक नीचे वाला हो गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो 3 त्रिभुज आपको खड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, कैसे नजर आएंगे? 3 त्रिभुज आपको सममित रूप से खड़े हुए नजर आएंगे और जिसके बीच में क्या होगा? कार्बन स्थित होगा। मैं आपको एक इसकी इमेज दिखा देता हूं। ये आपको जो इमेज दिख रही है ये कार्बन की ज्यामिति है, जिसे चतुष्फलकीय ज्यामिति कहा जाता है। ठीक है, यानी कि टेट्राहेड्रॉन है ये कार्बन का, क्या है? टेट्राहेड्रॉन आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से कार्बन की ज्यामिति पाई जाती है, इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जो आपको ये जो नेक्स्ट इमेज दिख रही है, इस नेक्स्ट इमेज में आपको बताया गया है कि किस तरह से कार्बन किस मिड में स्थित होता है और उसके चारों तरफ एक चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण होता है। और जिसमें होता क्या है? जिसमें और ट्रायंगल बने होते हैं। ठीक है, और कार्बन इसके मिड में स्थित होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई कार्बन की विशेषताएं। इसके साथ साथ कार्बन की और विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। एक बार मैं रफ कर देता हूं और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं कि कार्बन की विशेषता, कार्बन की विशेषता। तो कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखला को कहा जाता है कैटिनेशन, प्रवृत्ति पाई जाती है, पाई जाती है। यानी कि कार्बन होता है वो कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी संरचना का निर्माण कर सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हमने सबसे पहले किसका फॉर्मूला पढ़ा था? मैथेन। मैथेन, तो मैथेन में केवल क्या होता है? एक कार्बन होता है, यानी कार्बन एक होता है, इसको कहा जाता है मैथ। ठीक है, कितना होता है? मैथेन में केवल एक कार्बन होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, एक काम करता हूं मैं आपको आने वाले कुछ पूर्व लग्न होते हैं। पूर्व लग्न का मतलब जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसमें मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये होता क्या है? ये क्या होता है? कार्बन की संख्या। ठीक है, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी केमिकल फॉर्मूले में यदि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे आगे, तो हाइड्रोकार्बन में होता क्या है? जो कार्बन होता है वो कार्बन के साथ में मिलकर किसका निर्माण करता है? एक श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन वो बन जाता है। तो इसमें हम पूर्व लग्न और अनुलग्न होते हैं जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का नोमेनकल्चर पढ़ते हैं, यानी कि उसका नामकरण पढ़ते हैं, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि एक कार्बन होगा तो उसे मैथ कहा जाएगा, किसी भी स्ट्रक्चर में 2 कार्बन होंगे तो उसको एथ कहा जाएगा। इस प्रकार से आपको 10 तक की एक तरह से आप सोच सकते हो कि आपको काउंटिंग दे रखी है। ठीक है, आपको गिनती दे रखी है, केमिकल गिनती सोच सकते हो उसके बारे में आप। कार्बन एक होगा यानी कि कार्बन एक ही होगा, 2 कार्बन होंगे, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। ठीक है, तो ये आपको याद रखने कि क्या कहा जाता है जब किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले में यदि एक कार्बन आता है तो उसको कहा जाता है मैथ, 2 कार्बन आए तो कहा जाएगा एथ, 3 कार्बन आए तो कहा जाएगा प्रोप, 4 कार्बन आए तो कहा जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन आए तो कहा जाएगा पेंट, 6 कार्बन को कहा जाएगा हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट कहा जाएगा, 8 कार्बन को ऑक्ट कहा जाएगा और 9 कार्बन को नॉन कहा जाएगा और 10 कार्बन को डेक कहा जाएगा। तो ये आपको याद रखने और अभी से ही याद रखने, जैसे जैसे धीरे धीरे केमिकल फॉर्मूला आते जाएंगे तो इनका उपयोग आता चला जाएगा। हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते चले जाएंगे तो इनका उपयोग आता चला जाएगा। इनके बिना हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इसका नाम मैथेन ही क्यों रखा। तो मैंने आपको CH4 बताया था, CH4 में केवल एक ही कार्बन पाया जाता है, इसी कारण इसका जो पूर्व लग्न होता है वो मैथेन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, हाँ एक चीज और बता देता हूँ कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल बंध होता है, तो उसको कहा जाएगा एन। क्या कहा जाएगा? एन कहा जाएगा। और जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो उसको कहा जाता है इन। क्या कहा जाता है? इन।
और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनकी 3 बॉन्ड होते हैं, तो उसको कहा जाता है आयन। आयन, ठीक है। तो ये होता है, यदि एक कार्बन तो मैथ हो गया, ठीक है, एक कार्बन क्या हो गया, मैथ हो गया, और इस एक कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहा जाएगा मैथेन, क्योंकि एन लग गया। पूर्व लगन और अनुलगन ये क्या होते हैं, पूर्व लगन और अनुलगन ये पहले लगते हैं, ये बाद में लगते हैं, तो मैथेन। यदि एक कार्बन के साथ यदि क्या लिखा है, 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड लिख रहे हैं, तो हो जाएगा मैथइन, एथीन, प्रोपीन, इसी प्रकार ब्यूटाइन, पेंटाइन, यानी कि इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, श्रृंखलन की प्रवृत्ति के बारे में आपको बता रहा था। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, श्रृंखलन की प्रवृत्ति के बारे में आपको बता रहा था। तो श्रृंखला की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, हम एक बड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। हम ले लेते हैं ब्यूटेन, ठीक है, इनसे अभी आपको हेल्प मिलने वाली है। ब्यूट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ब्यूट का मतलब होता है, ये देख लीजिए 4 कार्बन होना चाहिए। कितने कार्बन होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन हो गए। एन क्या है, एन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड ही आना चाहिए। तो कार्बन के मध्य हमको सिंगल बॉन्ड रखना है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड कर दिए। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कि कार्बन के साथ बनने चाहिए 4 बंध। तो इस कार्बन के साथ 1 बंध तो इस कार्बन के साथ बन गया, बचे हुए 3, तो 3 हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन, 1 ही हाइड्रोजन, 1 ही हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 बंध ये बन गया, 1 ये बंध बन गया, बचे 2, 1 हाइड्रोजन के साथ, 1 इस हाइड्रोजन के साथ। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला कार्बन है, इसके साथ केवल 1 ही बंध बनना है, तो 1 इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इस हाइड्रोजन के साथ हो गए, तो 4 बंध बन गए, ठीक है। तो ये होता है ब्यूटेन। ये क्या होता है, ब्यूटेन। तो मैंने आपको अभी ही बता दिया, अभी से बता दिया, क्योंकि जब मैं आगे जब कार्बन का नामकरण मैं आपको पढ़वाऊंगा, हाइड्रोकार्बन का मैं आपको नामकरण पढ़वाऊंगा, तब इस तरह से बनाए जाएंगे। आप अभी से ही प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करोगे, जो धीरे धीरे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे, उसमें जब मैं आपको नामकरण पढ़वाऊंगा IUPAC पद्धति के अनुसार, तो आपको ये काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अभी से आप इसको याद कर लोगे, समझ लोगे, तो आने वाली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो कार्बन के साथ मिलकर श्रृंखला की प्रवृत्ति का निर्माण करता है, तो कार्बन में श्रृंखलन की विशेषता पाई जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन को ही, जिसमें 4 कार्बन है, तो हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन करके, आइसोब्यूटेन। अभी आइसोब्यूटेन क्या होता है कि ये ब्यूटेन दे रखा है, ये तो क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला का अशाखित होता है, अशाखित भाग, यानी कि इसमें कहीं पर भी कोई भी ब्रांच नहीं बनी है। कैसे ब्रांच नहीं बनी है, क्योंकि यदि हम कार्बन को एक लंबी सीधी रेखा में देखें तो कार्बन सारे प्राप्त हो जाते हैं, कहीं पर भी कोई कार्बन बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, ठीक है। लेकिन जब हम आइसोब्यूटेन पढ़ेंगे तो इसको कहा जाएगा शाखित, शाखित श्रृंखलन। क्या कहा जाएगा, शाखित श्रृंखलन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रांच बनी होनी चाहिए। अब आइसोब्यूटेन में क्या होता है कि शाखित श्रृंखला में क्या होता है, एक कार्बन से ही 2 कार्बन जुड़ जाते हैं, ठीक है, जुड़ गए, और एक कार्बन यहाँ पर जुड़ गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3, क्योंकि 3 संयोजकता इसके साथ और 1 संयोजकता, 3 संयोजकता हाइड्रोजन के साथ, 1 संयोजकता इसके साथ पूरी हो गई, तो हो गई 4 संयोजकता कार्बन की, ठीक है। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पर 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 H, ठीक है। इस तरह से इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाती है। तो आप देख लीजिए, एक यदि सीधी लाइन बनाओगे तो आप देख लीजिए सीधी लाइन या तो ऐसी बनेगी, ठीक है, या फिर सीधी लाइन इसके हिसाब से बनेगी, 3 एक साथ आएंगे। ये सभी के सभी चारों एक ही लाइन में कभी नहीं आएंगे, तो ये क्या हो गया, एक शाखा का निर्माण हो गया, अलग से एक ब्रांच बन गई। इन तीनों को लेते हैं तो ये ब्रांच अलग छट जाती है, इन तीनों को लेते हैं तो ये ब्रांच अलग छट जाती है, तो ये हो गई आइसोब्यूटेन शाखित श्रृंखला। इसी प्रकार से चक्रीय श्रृंखला का भी निर्माण होता है। ब्यूटेन में भी देख लेते हैं चक्रीय श्रृंखला कैसे बनती है, ठीक है। एलिफेटिक चक्रीय श्रृंखला कैसी बनती है, 1 2 3 4, ये क्यों हो गए, कार्बन हो गए, ठीक है। इनको आप संतुलित कर लीजिए, 1 और 2 बंध बन गए, तो 2 बंध हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे, तो CH2 बन जाएगा। इसके साथ भी ये भी CH2 बन गया, ये भी 2 बंध बना लिए, तो 2 बंध हाइड्रोजन के साथ बन गए, ये भी CH2 हो गया, 2 बंध बना लिए, CH2 हो गया, तो ये हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन। लेकिन कौन सा ब्यूटेन हो गया, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन इसको कहा जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एक चक्कर में, क्या है, एक चक्कर में, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे घूमते हुए आते हैं, ठीक है। तो ये गया साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से एक और होता है बेंजीन, बेंजीन की प्रवृत्ति, यानी कि ये कैसा होता है, ये भी क्या होता है, ये भी चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है बेंजीन, और साइक्लोब्यूटेन होता है, ये भी चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन ये है चक्रीय कार्बन एलिफेटिक प्रकार का,
और जो बेंजीन होता है वो होता है एरोमेटिक प्रकार का। ठीक है, तो बेंजीन कैसे बनाते हैं? बेंजीन का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है C6H6। क्या याद रखना है? C6H6 याद रखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आपको लिखने का तरीका यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, 6 कार्बन लिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं 6 कार्बन, तो 6 कार्बन हम लिखेंगे क्योंकि ये कैसा है, चक्रीय है, यानी कि एक ही चक्कर में एक ही सर्कल में बनना चाहिए। तो आप सबसे पहले 6 कार्बन बना लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, बन गई ना। ठीक है, अब कार्बन और कार्बन के मध्य हमको सिंगल बॉन्ड लगाना है, यानी कि एकल बंध होना चाहिए, लग गया। बेंजीन बनाने के लिए आपको याद रखना है कि एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आपको कार्बन की संयोजकता का पूरी करनी है, तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, यानी कि इसके 4 बंध बनने चाहिए। इस कार्बन के साथ कितने बंध बन गए? 3 बंध बन गए, तो यहाँ पर 1 बंध बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के 3 बंध बन गए, यहाँ पर 1 बंध हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के 3 बंध बन गए, 2 ये 1 ये, 1 बंध हाइड्रोजन के साथ, सेम सेम और सेम। तो ये होता है बेंजीन। ठीक है, जो एक प्रकार का एरोमेटिक होता है, इसको क्या कहा जाएगा? साइक्लोबेंजीन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं कार्बन की विशेषताएं, कार्बन की श्रृंखलन की प्रवृत्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन होता है वो प्रकृति में स्वतः, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कार्बन प्रकृति में स्थायी रूप से नहीं रह सकता, वो उसे किसी ना किसी तत्व के साथ संयोग करना पड़ेगा। जब वो हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने कार्बन की विशेषताएं पढ़ ली। ओके, जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, समझना है। और जो आपको मैंने काउंटिंग की है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन के हिसाब से 10 कार्बन तक, ये आपको याद रखनी है। पहले मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि जब हम हाइड्रोकार्बन की शुरुआत करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, और मैं हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाऊंगा, इनकी नामकरण मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब ये आपको काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिए। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो बैठ ही जाएगा कि आखिर ये होते क्या है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें मैं आपको फिर से बताऊंगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और मैंने वैसे आपको बताया था कि किस प्रकार से, जैसे मैंने ब्यूटेन बनाया था, तो किस प्रकार से ब्यूटेन का निर्माण हुआ, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आने वाले टाइम पे, यानी जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, जब हम नामकरण पढ़ेंगे IUPAC के अनुसार, उसमें मैं आपको हर एक जो स्ट्रक्चर दे रखा है आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको रटने पड़ेंगे, जो हम बहुलक पढ़ेंगे, यानी कि पॉलीमर पढ़ेंगे, उसमें आपको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें कोई समझाने का तरीका नहीं है, वो फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ना, A + B का होल स्क्वायर, यानी कि A² + B² + 2AB, तो ये आपको याद ही करना है। ठीक है, चाहे आप कैसे भी याद करो, समझ के याद करो, कैसे भी याद करो, आपको याद ही करना है। इसी प्रकार से सोडियम का जो प्रतीक होता है Na ही होता है भाई, तो Na ही होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्मूले हैं, तो वो तो कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे होता है, हम कैसे उनको लिखेंगे, उनके नाम से हम उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसके बारे में आपको बता दूंगा। ओके, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसको हम शानदार तरीके से पढ़ेंगे और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, और कल स्टार्ट करेंगे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करो दबा के, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में आपको बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से घर बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।